बिलाल सर क्षमा चाहूंगा, सबको आपने सुन लिया, मैं आखिरी में आ रहा हूं, लेकिन आपके लिए सवाल मेरे पास 2-3 है जिसके जवाब मैं चाहूंगा। एक तो ये कि इनकी मंशा तो ये, अगर सत्र बुलाना ही पड़ा, बहुत मजबूरी हो गई, तो वो उसमें कहीं ये जो जुड़ने वाले हैं वो इमरजेंसी के दौर से और कुछ चीजें चल रही कि उसको भी जोड़ेंगे, वहां से पूरा टर्न डाउन करना है, एक चीज। और दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप उस पर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी टोटल भद्द पिटी हुई है। जो सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप वहां से कह रहे हैं, और अभी जो कनाडा का आप कह रहे हैं कि कनाडा से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ तो मंच शेयर करते रहे हैं ना, आपने वहां अपनी बात रखी है। और जो सारी जो स्थिति है कंप्लीटली जहां हम है, तो कैसे इस सबको देखें लें कि अब और ज्यादा नीचे नीचे और नीचे है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों तीनों पर आपकी टिप्पणी बिलाल सर। संजीव जी, आप ठीक फरमा रहे। इस सरकार की तो परिपाटी नहीं रही है कि वो विपक्ष की कोई भी नैतिक या लोकतांत्रिक मांग को स्वीकार करे। उसकी वजह यह भी है कि ये खुद लोग एक लोकतंत्र की परिकल्पना उस दृष्टिकोण से नहीं करते जिस दृष्टिकोण से भारत करता है। साथ ही साथ लोकतंत्र में जो विपक्ष का महत्व है, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसकी कोई हैसियत नहीं समझता। तो जब परिस्थितियां यहाँ पर आके खड़ी हुई हैं और सरकार की परिपाटी भी हमारे सामने है, तो ऐसे में विपक्ष को भी थोड़ा सा अलोकतांत्रिक होकर एक टकराव की पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। कब तक आप नैतिकता की दुहाई देकर, कब तक आप लोकतंत्र की दुहाई देकर, कब तक आप मूल्यों की दुहाई देकर ऐसे लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं जिनका इस चीज में विश्वास ही नहीं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष चिट्ठी लिख रहा है। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको खुद बुलाना चाहिए था। लेकिन ये तो बहुत बेशर्मी की बात है कि आपको कहा जा रहा है, यानी कि आपके अंदर नैतिकता नहीं, तभी तो कहा जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। सीधा सीधा सरकार विपक्ष को एकजुट होकर, चाहे वो इंडिया गठबंधन के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्वदलीय बैठक के फॉर्म में हो, चाहे वो एक लोकतांत्रिक भारत की परिकल्पना के फॉर्म में हो, सीधा सीधा पार्लियामेंट्री कमेटी से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से असहयोग करना चाहिए। कहना चाहिए हम सहयोग नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट्री कमेटीज का बायकॉट करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला था। इसको संसद में अवगत कराया जाना चाहिए और राष्ट्र से कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जब आप राष्ट्र के मुद्दे को लेकर टकराव करेंगे, तो वहां सरकार भी बैकफुट पे नजर जाती हुई नजर आएगी, वहां सरकार का आप एजेंडा भी छीनते हुए नजर आएंगे, और वहां आप अपने आप में एक राष्ट्र प्रेमी बन जाएंगे जिस 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 बुंदे पर आपको ये पिछले 10-11 सालों से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कहते आए। तो इन्हें राष्ट्र के विषय पे ही संसदीय समिति का बहिष्कार करना चाहिए, ये मांग उठानी चाहिए, गाहे बगाहे इसकी परिपाटी करनी चाहिए और कहना चाहिए हम संसदीय समिति में भाग नहीं लेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, हमें जानकारी दीजिए। खड़गे साहब ने इस संबंध में लेटर लिखा है। राहुल गांधी भी निरंतर मांग कर रहे हैं एलओपी को ये लोग कुछ समझते नहीं, तो फिर एलओपी को भी अपनी एक रिफ्ट की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, तो रिफ्ट की जो राजनीति वो करनी चाहिए। कहिए कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके यहाँ, हम संसदीय समिति का बहिष्कार करेंगे, हम जनता के बीच जा रहे हैं, या तो इस्तीफा दो या फिर राष्ट्र की सुरक्षा में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, या फिर देश के सामने इसकी सच्चाई रखो, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्यों चूक हुई। आपके जो प्राइम मिनिस्टर के जो दोस्त हैं ट्रम्प साहब, जिनके साथ बड़े गलबैया हुआ करते थे, वो तो भारतीय राजनीति में थर्ड फैक्टर बन गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ट्रंप एक थर्ड फैक्टर बन गया। भले ही कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो या ना हो, लेकिन ट्रंप हिंदुस्तान के अंदर एक भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गए। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने का दावा कर रहे थे आप इस बीच में। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन गया और वो निरंतर आपको बहिष्कार कर रहा है, निरंतर आपको आइसोलेट कर रहा है, निरंतर आपका परिहास उड़ा रहा है, निरंतर भारतीय प्राइम मिनिस्टर को बदनाम कर रहा है, निरंतर आपकी मजाक उड़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र का अपमान कर रहा है। वो
खराब है, लेकिन एप्रोप्रिएट की हड़का रहा है, बार बार हड़का रहा है जी, राष्ट्र का अपमान कर रहा है। तो विपक्ष को फिर इन मुद्दों पर घेरना चाहिए सीधा सीधा, और एक टकराव की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भाई, आपने विपक्ष के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया है जिसके चलते विपक्ष आपसे नैतिकता या शर्म हया का भाव रखे? आपने एलओपी की संसद सदस्यता छीन ली, आपने घर खाली करा लिए, आपने 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 देश की क्षेत्रीय दलों को तोड़ बट्टा कर दिया राजनीति में। आपने जिसको चाहे केस फ्रेम कर दी, जिसको चाहे ईडी सीबीआई बुक कर दिया। तो फिर विपक्ष कब तक आपके लोकतांत्रिक मूल्यों के दुहाई देकर अपनी कुर्बानी देता रहेगा? फिर तो विपक्ष बेवकूफ है अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है। विपक्ष को, और खासतौर से तब जब पूरे हिंदुस्तान जानता है कि ईवीएम के माध्यम से क्या हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है देश में, तो आप कब तक इसको लोकतांत्रिक परिपाटी पे लौटते रहोगे? कब तक अपनी गर्दनें कटवाते रहोगे? आपको सीधे सीधे सड़कों पे आना चाहिए, और जो सड़कों पे नहीं आ रहा उसको ब्रैकेट कर देना चाहिए सत्ता के साथ। बिल्कुल ठीक। आपको आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, या तो आप देश बचा लो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ शर्म हया कर लो। तो विपक्ष को बहुत स्ट्रांग होकर, कलेक्टिव फॉर्म में होकर, अपनी कमर कसकर इस लड़ाई को आर पार लड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें यकीनन आपको एक लोकतांत्रिक विजय जरूर मिलेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आप सरकार को जितनी मजबूती से घेर सकते हैं, जितनी स्ट्रांगली होके घेर सकते हैं, वो सब आपको आपके पक्ष में जाएगा। आप पे कोई उंगली भी नहीं खड़ा पाएगा, चाहे वो संघ क्यों ना हो, संघ भी नहीं घेर पाएगा फिर आपको, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को, राष्ट्र भाव के मुद्दे को, भारत की आत्मीयता को, भारत के गौरव के मुद्दे को सामने रखकर सत्ता से टकराएंगे। हो सकता है फिर संघ से भी आपको समर्थन मिलने लगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो अंदरूनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना चाहते, हो सकता है उस परिस्थिति में वो भी आपके साथ आ जाए। तो लड़ाई को चार चौबस होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसा इन लोगों की ऐसी परिपाटी नहीं है कि आप इनसे नैतिकता को कोई भाव रखें। गुडी आधे अधूरे मन से नहीं चल पाएगा आपको, नहीं हो। अब दूसरी बात आप G7 की कर रहे थे। देखिए, कनाडा से हमारे अलगाववादी कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, वहां पर कुछ लोग मारे गए थे, हमने अपने राजदूत यहाँ से हटा दिए थे, उनके साथ 7-8 ऑफिसर उन्होंने भी हमारे हटा दिए थे, लंबा एक डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन G7 कोई कनाडा की प्रॉपर्टी नहीं है, G7 कोई अमेरिका की प्रॉपर्टी नहीं है, G7 कोई फ्रांस की, इटली की, यूनाइटेड किंगडम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। G7 एक ग्रुप है जिसमें जितनी आपकी भागीदारी उतनी हमारी भागीदारी। कनाडा और भारत के संबंध ये अपने व्यक्तिगत संबंध है, इसका G7 से कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पर भी अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा तो ये भी वही पॉलिटिक्स है जो ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाइफेनेट कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, जहां वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां आप विश्व शक्ति का होने का दावा भरते थे, आप अपने आप को भी विश्व गुरु बताते थे, आप दक्षिण एशिया की अपने आप को उभरती हुई शक्ति बताते थे, तो आपके साथ तो आप तो कहें सब आइसोलेट हो गए। और जो एक छोटा सा कंट्री था पाकिस्तान, आपका जो हमारा जो शत्रु देश है, पड़ोसी देश है, वो सभी महाशक्तियों के साथ जुड़ गया। उसका करीब अमेरिका भी है, उसके करीब रशिया भी है, उसके करीब चाइना भी है, वो तो सब महाशक्तियों से जुड़ गया। आप कहां, आप महाशक्ति क्लेम कर रहे थे, आप कहां आइसोलेट हो गए? तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हिंदुस्तान के डिप्लोमेसी थी, उसका जो इंटरनेशनल स्टेज हुआ, जो इंटरनेशनल स्टेज पे गई, उसने हमारी डिप्लोमेसी को और दांव पे लगा दिया। बिल्कुल तो कुल मिलाकर जो आप पिछले 11 सालों से पूरी दुनिया घूम रहे थे, तो वो जो इन्वेस्ट कर रहे थे, और व्हाट इट वाज, ये किस चीज के लिए था इन्वेस्टमेंट? भाई मान लीजिए आप विपक्ष की बात नहीं मानते, लेकिन आप सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तो जिम्मेदार ठहराइए, गृह मंत्रालय को तो जिम्मेदार ठहराइए, डिप्लोमेटिक चूक के लिए विदेश मंत्री को तो जिम्मेदार ठहराइए। नहीं मानी आप विपक्ष की बात, लेकिन आप कम से कम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अमेरिका ने
हिंदुस्तान को घेर लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह से अमेरिका ने भारत की लामबंदी कर दी है कूटनीतिक स्तर पर, और उसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के दोस्त जिनको बहुत बड़ा आप बड़ा चढ़ा के पेश करते थे, उन्होंने ही आपकी घेराबंदी की है, उन्होंने ही आपके हाथ पैर बांधे हैं, उन्होंने ही आपका कट साइज किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने ही आपकी टोपी उछाली है। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि सब विपक्ष हमें बदनाम कर रहा है, वो तो आपके दोस्त ने आपकी टोपी उछाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए ये राष्ट्रीयता के विषय, भारतीय सुरक्षा के विषय, आतंकवाद का विषय, ये आज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जो रास्ता हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे वही रास्ते बंद हो गए हमारे। जिन रास्ते पे हम चल रहे थे वही उन्हीं रास्तों पे हमारे आके एक तरह से रोड़े खड़े हो गए। अब आप बिना अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी डिप्लोमेसी कर सकते हैं? वही पार्टनर आपके खिलाफ हो गया, आप उसी के सहारे तो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उसी ने पल्ला झाड़ लिया। तो अब आपका जो हाथ छूटा वहां से, तो आप तो समुद्र के गहराई में चले गए। ठीक बात। अब आप अपने आप को कैसे उबारेंगे? बहुत बड़ा सवाल, वही सवाल तो वही है। और इनके सारे के सारे प्रभाव भारतीय राजनीति पर आ रहे हैं, और इन प्रभावों को विपक्ष को बिल्कुल निडरता के साथ, एक अब बहुत ही हिम्मत के साथ उठाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन सभी विपक्षी दलों को राहुल गांधी का इसमें साथ देना चाहिए। और क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मसला है, अगर राहुल गांधी को मजबूत करेंगे तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी, और देश के अंदर जो लोकतंत्र का जो हम तस्वुर करते हैं वो दोबारा प्राप्त कर पाए। संजीव जी, आप ओवरऑल डिस्कशन को बिहार पर ले गए। जी, मैं ले गया था, मैंने वो अभी सामने वही है, तो मैंने कहा कंक्लूडिंग रिमार्क मलिक साहब ने, जोशी साहब ने, संजीव जी ले गए, नाम ले गए, मोदी जी ले गए बिहार में, पहलगाम छोड़ के बिहार चले गए। भाई पूरा देश बिहार में जा रहा है। ठीक बात करिए आप। तो मलिक साहब ने और जोशी साहब ने आपसे संबंधित भी एक इनपुट्स हम लोगों को दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर पर ओवरऑल अगर आप उसका एनालिसिस करें तो प्राइम मिनिस्टर की छवि बहुत हद तक गिरी है, बहुत हद तक धूमिल हुई है। और जो छवि उन्होंने पिछले 11 सालों में बनाई थी वो पूरी तरह दांव पे लग गई। आज प्राइम मिनिस्टर का वो सम्मान नहीं है, वो गौरव नहीं है, वो कद नहीं है जो एक होना चाहिए था। तो इन परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर तलाशने की राह पर चल रही थी और चाह रही थी कि वो नीतीश को दबा लेंगे, तो जब प्राइम मिनिस्टर की छवि दांव पे लग गई, भारतीय जनता पार्टी की दांव पे लग गई, प्राइम मिनिस्टर का ऐसा के अलावा कोई चेहरा नहीं है बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी जिसपे वोट मांग ले, तो ऐसे में नीतीश अब हार्ड बार्गेन करेंगे। यस सर, बिल्कुल बहुत सही है। तो और ऐसे में नीतीश, कईयों के दिल के अरमा आंसुओं में बहेंगे, वो भी जी, अब बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अब ऐसे में नीतीश की जिम्मेदारी है वो हार्ड बार्गेन कर ले और इस परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाके खड़ा कर ले। और अगर नीतीश ने अपने पक्ष में लाके खड़ा कर लिया इन परिस्थितियों को, जिसकी कोशिश पिछले बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो सोच लिए बिहार की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तो भले हार हो ही गई, भले ही वो सहयोग में जरूर बने रहेंगे, लेकिन नीतीश अब अपने ऊपर हाथ नहीं डालेंगे।